हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ द्वारा आयोजित आज के इस केमिस्ट्री ई पाठशाला में मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने सॉलिड स्टेट के चैप्टर को कंप्लीट किया था, तो आज फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सॉलिड स्टेट के चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे, शॉर्ट वे में इसको रिवाइज करेंगे और साथ ही आप इस चैप्टर में अपने लर्न कैसा किया, क्या सीखा, इसकी जांच के लिए हम एक छोटा सा एक टेस्ट आयोजित करेंगे, जिस टेस्ट के द्वारा आप ये जान पाओगे कि इस चैप्टर का मेरा कॉन्सेप्ट कैसा रहा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑन द सॉलिड स्टेट। तो टुडे सेशन कंप्लीट रिवीजन ऑन द सॉलिड स्टेट। और सबसे पहले आपको हम बताए थे कि सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस की किस स्टेट को सॉलिड स्टेट कहते हैं। आपको याद होगा सॉलिड स्टेट सब्सटेंस का वो स्टेट है जहां किसी भी सब्सटेंस का शेप डिफिनिट, वॉल्यूम डिफिनिट, रिजिडिटी, हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी और उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो वो एक दूसरे में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रांग हो, ऐसा स्टेट को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। ओके, जब हम सॉलिड को क्लासिफाई करें तो हम लोग पिछले मतलब इस चैप्टर में लोग जान पाए थे कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पर करते हैं और उस आधार पर हमने पाया था सॉलिड के दो प्रकार, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड को हमने कैरेक्टराइज किया था, दोनों में डिफरेंसेस किया था, दोनों को हम डिटेल में स्टडी किए थे, जिसमें हम जान पाए थे कि उसकी पार्टिकल के अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है जबकि एमरफस सॉलिड का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स होता है, डेफिनिट होता है, लेकिन इसकी ज्योमेट्रिकल जो होता है शेप वो डेफिनिट नहीं होता। इसके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। इसकी हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनिट होता है, इसका हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनिट नहीं होता। मोड ऑफ क्लीवेज की बात करें, यदि इसको हम एक चाकू से काटें तो ये क्लीन क्लीवेज फॉर्म करता है, लेकिन ये कभी भी क्लीन क्लीवेज फॉर्म नहीं करता, इसके सरफेसेस इरेगुलर होता है। नेचर की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड कहलाता है और एमरफस सॉलिड स्यूडो सॉलिड कहता है। आइसोट्रोपिक नेचर और एनिसोट्रोपिक नेचर पर बात किए थे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एनिसोट्रोपिक नेचर होते हैं और ये आइसोट्रोपिक नेचर होता है। आपको याद होगा एनिसोट्रोपिक नेचर किसे कहते हैं। ओके, नाउ इसी साथ साथ हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने पाया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। आपको अच्छी तरह याद होगा इन सारे सॉलिड को हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में होने वाले बाइंडिंग फोर्सेस के आधार पर है ना क्लासिफाई किया था और इस आधार पर हम सभी कैरेक्टराइज को एक टेबुलेट करके देखे थे। तो हम पाए थे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड वे सॉलिड होते हैं जिसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी 3 प्रकार हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या? नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। आपको अच्छी तरह याद होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जांपल सॉफ्ट, ये इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का कैसा नेचर होता है फिजिकल नेचर? ये भी सॉफ्ट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड के मॉलिक्यूलर सॉलिड थोड़े हार्ड होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के मामले में बताएं तो ये इंसुलेटर है, ये भी हमारा सॉलिड जो है इंसुलेटर है और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड भी इंसुलेटर है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो चूंकि ये वीक फोर्सेस से इंटरेक्ट होता है, चाहे वो डिस्पर्शन लंडन फोर्स हो, चाहे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो या हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की सबसे कम होती है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इन तीनों फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स है डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस। ओके, इस पर लोग डिस्कस किए थे। आयनिक सॉलिड के कंस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो आयन्स होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स कैसे होते हैं? कोलम्बिक फोर्स होते हैं। एग्जांपल्स तो आप जानते हैं, ऑल द आयनिक सॉलिड्स आर आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड्स आर आयनिक सॉलिड। हार्ड और ब्रिटल होगा चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट होगा, लेकिन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर्स होगा। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं यह हाई होता है। मेटलिक सॉलिड में आप जानते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पॉजिटिव आयंस और डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस को हमने नाम दिया था मेटलिक बॉन्ड। जितने भी आपके मेटल्स है दीज आर मेटलिक सॉलिड एज ए आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। इसका फिजिकल नेचर की बात करें तो ये काफी हार्ड होगा, मेलिएबल होगा और डक्टाइल भी होगा, मतलब ये कठोर होगा, आघातवर्धनी होगा और तन्य होगा।
यदि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो मेटल्स और कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, ओके। और बॉइलिंग पॉइंट तो काफी ज्यादा होगा, फेयर लिखा है। कोवलेंट और नेट्रोसन क्या बताया था कि इससे कंसोमेटिक एटम्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सारे हमारे कोवलेंट सॉलिड्स हैं। नेट्रो सॉलिड है, ये हार्ड होते हैं और ये इंसुलेटर होता है, मतलब इसमें करंट पास नहीं करता और बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो, ओके। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड पर हम जब और आगे बढ़े तो हम लोग पढ़े थे क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। आपको स्टूडेंट याद होगा कि हमारे रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, दिस पॉइंट्स आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। This regular 3-dimensional arrangement of a point in space is called space lattice. इसी रेगुलर 3-dimensional के क्लोज पैकिंग को कहते हैं हम लोग क्या, बोलिए, क्रिस्टल लैटिस, या हम इसको कह सकते हैं स्पेस लैटिस। तो जब कोई कांस्टेंट पार्टिकल एक रेगुलर 3-dimensional में अरेंज हो तो वो अरेंजमेंट कहलाता है क्या, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, ओके स्टूडेंट। तो हर एक लैटिस सेट पे ये क्या है, पॉइंट्स है, जिस पॉइंट को हम कह सकते हैं एज ए एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो इसे हम कहते हैं स्टूडेंट क्रिस्टल लैटिस, या हम इसे कहते हैं स्पेस लैटिस, और इसे कहते हैं जहां जहां पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं हम लोग लैटिस, ओके। नाउ क्रिस्टल लैटिस के हर एक स्मॉलेस्ट पार्ट को, जिसे हम कहते हैं यूनिट सेल, आपको याद होगा ये हमारा जैसे क्रिस्टल लैटिस है तो इस स्मॉलेस्ट पार्ट को, जिसे कई सारे 3-डायमेंशनली अरेंज के कारण, रिपीट होने के कारण एक क्रिस्टल लैटिस जनरेट होता है। तो हमने क्या बताया था, ए 3-डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट विच व्हेन रिपीटेड इन स्पेस जनरेट द क्रिस्टल कॉल्ड यूनिट सेल। जब कोई लैटिस पॉइंट 3-डायमेंशनली में अरेंज हो और वो रिपीट करता हो स्पेस में तो वो एक जनरेट करता है क्रिस्टल को, और उसे कहते हैं, उस स्मॉलेस्ट पार्ट को कहते हैं हम लोग, बोलिए क्या, यूनिट सेल। तो अब आपको याद होगा कि यूनिट सेल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था यूनिट सेल जो होते हैं भाई 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, प्राइमिटिव और सेंटर्ड, ठीक है। प्राइमिटिव मतलब सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड मतलब आपको पता होना चाहिए। प्राइमिटिव ने बताया था कि प्राइमिटिव यूनिट सेल वो सेल होता है जिससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम अरेंज हो केवल और केवल कहां पर, कॉर्नर पर, केवल कहां पर केवल अरेंज हो, कॉर्नर पर। और सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहते हैं, जहां पार्टिकल्स, बोलिए, कॉर्नर के अलावे किसी अदर साइड पर भी प्रेजेंट हो, चाहे वो फेस पे हो चाहे सेंटर पे हो। तो ऐसे यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब जब हम सेंटर यूनिट सेल को क्लासिफाई करें तो ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। अच्छी तरह याद होगा। बॉडी सेंटर में क्या बताया था, एटम जो होते हैं अरेंज तो कॉर्नर पे होते ही हैं, साथ ही बॉडी के यूनिट सेल के सेंटर पे होता है। फेस सेंटर क्या बताया था, एटम तो अरेंज कॉर्नर पे तो होते ही हैं, प्रत्येक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। एंड सेंटर में क्या बताया था, एटम अरेंज एट द सेंटर, मतलब पार्टिकल हमारे सेंटर पे तो होते ही हैं 2 अपोजिट फेसेस में, साथ ही कॉर्नर पे भी पार्टिकल्स यानी एटम प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल को क्या कहते हैं, एंड सेंटर्ड, ओके। तो इस तरह से हमने देखा था कि ये सेंटर्ड यूनिट सेल 3 तरह के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ओके स्टूडेंट। अब हमने कहा था कि ये जो यूनिट सेल होते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिस पैरामीटर के थ्रू से हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं। वो पैरामीटर्स क्या क्या थे, आपको याद होगा, एज लेंथ, एजेस, ABC, जिसका हमने कहा था कि ये ABC मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या तो ये तीनों एजेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। आपको याद होगा हमने कहा था हर एक एज का, हर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की डिस्टेंस होती है, जिसे कहते हैं हम लोग एज लेंथ। जैसे ये हमारा A, B और C क्या है, हमारा एज लेंथ है, और हमारा अल्फा, बीटा और गामा 2 एक्सियल डिस्टेंसेस के बीच, एक्सियल क्या बोलेंगे, एज लेंथ 2 एजेस के बीच का मेकिंग एंगल, अल्फा, बीटा और गामा। ये अल्फा, बीटा, गामा म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ये एज लेंथ बराबर हो भी सकता है या आपस में बराबर नहीं भी हो सकता। इस आधार पर मैंने कहा था देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 तरह के हमारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और 7 क्रिस्टल सिस्टम का नाम हमने बताया था एज ए क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम का नाम आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हमने आपको इस पे आगे जाकर ट्रिक्स भी बताया था, जिस ट्रिक से आप उस 7 क्रिस्टल सिस्टम का नाम याद रख सकते हैं। यही नहीं, इस ट्रिक्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एज लेंथ और एक्सियल डिस्टेंसेस के साथ साथ एक्सियल एंगल्स को भी याद रख सकते हैं कि क्यूबिक का एक्सियल डिस्टेंसेस और एज लेंथ क्या होता है, या फिर एक्सियल एंगल्स क्या होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा 90 के इक्वल होता है या नहीं। तो इसका हमने आपको ट्रिक्स बताया था, आप चाहो तो उस ट्रिक्स को उस वीडियोस पे पहुंच के आप दोबारा देख सकते हैं यदि आप भूल गए हैं तो। ओके, तो ट्रिक्स टू रिमेंबर 7 क्रिस्टल सिस्टम।
7 क्रिस्टल सिस्टम के बाद हमने कहा ब्रेवियस लैटिस। फर्दर ब्रेवियस ने क्या कहा था कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम सभी तरह के यूनिट सेल में पॉसिबल नहीं है। इस आधार पर फर्दर 7 क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट क्लासिफाइड इनटू 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिसेस। उन्होंने कहा कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिसेस में होते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग ब्रेवियस लैटिस। वो 14 ब्रेवियस लैटिस आपको याद होगा स्टूडेंट, दीज आर क्यूबिक, क्यूबिक में सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड तीनों पॉसिबल है। टेट्रागोनल में हमारा सिंपल और बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल है। ऑर्थोरॉम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सभी के सभी यूनिट सेल पॉसिबल है। आपको याद होगा कौन सा ऐसा ब्रेवियस लैटिस है, ऐसा कौन सा ब्रेवियस लैटिस, ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों के चारों यूनिट सेल पॉसिबल है। तुम्हारा क्या जवाब होगा? ऑर्थोरॉम्बिक। अभी भूलेंगे नहीं। मोनोक्लिनिक में 2 यूनिट सेल पॉसिबल है, सिंपल और इनसेंटर्ड। रोम्बोहेड्रल में केवल सिंपल, हेक्सागोनल में सिंपल और ट्राइक्लोनिक में भी केवल और केवल सिंपल। तो इस तरह से आप टोटल काउंट कीजिए तो ये कितने लैटिसेस हैं? 14 ब्रेवियस लैटिसेस। इसको याद करने का हम ट्रिक्स आपको बताए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल को काउंट कैसे कर सकते हैं, तो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो आपको याद होगा, इसके लिए हमने कहा था कुछ पॉइंट को अब याद रखना। आपको याद होगा कि किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पे यदि पार्टिकल प्रेजेंट है तो कोई भी सेल के आगे पीछे दाएं बाएं कई सारे यूनिट सेल उसमें प्रेजेंट होता है किसी क्रिस्टल लैटिस में। क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल के रिपीटेशन से ना क्रिस्टल जनरेट होता है। तो यदि हम एक यूनिट सेल पर यदि पार्टिकल का नंबर काउंट करें, कैलकुलेट करें, तो हम पाएंगे कि किसी एक कॉर्नर पे पार्टिकल कितने होते हैं? 1/8। सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा हम फास्ट रिवाइज करेंगे। फास्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा कंप्लीट ये रिवीजन पूरा, मतलब ये जो हमारा रिवीजन का जो सेक्शन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। पढ़ा हुआ इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारा पार्टिकल कॉर्नर पे कितने होते हैं? 1/8 काउंट करेंगे। सेंटर पे कितने होते हैं? 1 होता है, क्योंकि वो किसी से कंट्रीब्यूट नहीं करता। और यदि हम फेस पर बात करें तो कितना काउंट करेंगे? हाफ काउंट करेंगे, क्योंकि हर एक यूनिट सेल 2 यूनिट सेल के साथ क्या करता है? शेयर करता है। ओके, तो इस तरह से हर एक फेस पर कितने पार्टिकल काउंट करेंगे हम लोग? 1/2। और यदि हम एज पर बात करें तो एज पे हम कितना काउंट करेंगे? 1/4। कैसे? ये सारा चीज हम क्लास में एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स है या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है किसी यूनिट सेल में। तो यदि हम सिंपल की बात करें तो सिंपल में पार्टिकल की संख्या 1 होता है। देयर इज 1 एटम पर यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल? सिंपल और प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर हमने पाया था 2 एटम्स। फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं। कैसे होते हैं हम इसका कैलकुलेशन आपको हम समझा रखा है। और क्लोज पैकिंग इन सॉलिड की बात करें तो हमने कहा था सॉलिड की क्लोज पैकिंग 3 वे में होता है। 3 वे में कौन कौन सा? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। आपको याद होगा 1 डायमेंशन की क्लोज पैकिंग ने कहा था कि प्रत्येक स्तर 2 स्तर के साथ टच करता है और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना स्टूडेंट? बोलिए 2। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग बताया था कि 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग या तो x² क्लोज पैकिंग में हो सकता है या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हो सकता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में हम कहेंगे इसके कोऑर्डिनेशन कितना होगा? 4। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? आपको याद होगा कि जो स्फीयर, बोलिए, नेबरिंग स्फीयर के सराउंडेड हो, कांटेक्ट में हो, वो नंबर स्फीयर कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन 4 और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लोज इन 3 डायमेंशन पे कुछ पॉइंट्स आपको याद होगा। इसमें AB टाइप का अरेंजमेंट होता है। जब AB अरेंजमेंट हो तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना फॉर्म होता है। ABC क्लोज पैकिंग में हम लोग को फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और इन बोथ दिस अरेंजमेंट में हमारा क्लोज पैकिंग की जो एफिशिएंसी होती है कितना होता है स्टूडेंट? 74% इन स्पेसेस ऑक्युपाइड। पैकिंग एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर H3 या CCP की बात करते हैं कितना होता है? 12, ये हमने बताया था। और क्लोज पैकिंग क्यूबिक स्ट्रक्चर में कहा था कि FCC की क्लोज पैकिंग सबसे ज्यादा होती है और सिंपल क्यूबिक की क्लोज पैकिंग सबसे कम होता है, क्योंकि हम पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके बताए थे। तो सबसे ज्यादा क्लोज पैक कौन होता है पार्टिकल से? FCC। और सबसे कम कौन होता है? सिंपल क्यूबिक। नोट में बताया था कि नोबल गैसेस के जितने भी नोबल गैसेस हैं एक्सेप्ट हीलियम को छोड़कर, है ना, वो CCP क्लोज पैकिंग होता है, दैट मींस क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और हीलियम तो ऐसा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। रिमेंबर मैंने बताया था कि याद रखिएगा कि सिंपल क्यूबिक की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और बॉडी सेंटर की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और फेस सेंटर की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है।
तो ये सारे हम लोग क्लोज पैकिंग पर देखा था। साथ ही क्लोज पैकिंग में वॉइड पर चर्चा किया था। वॉइड क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल क्लोज पैक्ड हो तो उसमें जो स्पेस खाली रह जाता है, जहां पार्टिकल ऑक्यूपाइज नहीं करता स्पेस को, तो उस स्पेस को क्या कहते हैं हम लोग स्टूडेंट? वॉइड, होल या इंटरस्टिसेस। अब हमने कहा था ये वॉइड कितने तरह के होते हैं, तो आपको याद होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या बताया था कि इट रिफर्स वन एम्प्टी स्पेस, ये हमारा एम्प्टी स्पेस 4 स्फीयर के साथ टच में है, 4 स्फीयर विच लाइज एट द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन, चूंकि इसका अरेंजमेंट एक टेट्राहेड्रन पैटर्न में है, ठीक है। तो इस तरह के वॉइड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द वॉइड, क्या कहेंगे इसको? टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? तो टेट्राहेड्रल वॉइड की कोऑर्डिनेशन आपको याद होगा 4, रेडियस रेशियो भी याद होगा 0.225, और हम कहते हैं कि पर स्फीयर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड को जनरेट करता है? तो देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड पर स्फीयर इन द क्रिस्टल लैटिस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के टोटल कोऑर्डिनेशन टोटल स्फीयर कितने एक दूसरे से टच कर रहा है? 6 स्फीयर। किस तरह से आप देख सकते हैं? इट रिफर्स वन एम्प्टी स्पेस, दिस इज द एम्प्टी स्पेस surrounded by 6 sphere 1 2 3 1 2 3, okay, which is like vertices at regular tetra octahedron। यदि हमारे सेंटर्स को मिलाएं, हर स्तर के सेंटर्स को मिलाएं तो इस तरह की ज्योमेट्री सामने आएगी, और यह ज्योमेट्री कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रन होता है, इसलिए इस वर्ड को हमने कहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देयर आर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड अराउंड द ईच स्फीयर, मतलब प्रत्येक स्फीयर में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड होते हैं? 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन में कितनी होती है? 6 होती है, क्योंकि 6 स्फीयर के कॉन्टेक्ट से ये वॉइड बन रहा है। रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है 0.414, और हमने बताया था कि 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर स्फीयर इन द क्रिस्टल लैटिस, ओके। इसके बाद हमने बात की थी पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना परसेंटेज हमारा स्फीयर यानी पार्टिकल से ऑक्यूपाइड है किसी क्यूबिक यूनिट सेल में। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमारा ये फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द स्फीयर इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। हमने पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन फाइंड किया था, जहां हमारा सिंपल के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए और फेस सेंटर्ड के लिए रिलेशंस आए थे। वो रिलेशन के द्वारा हमने पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड किया था, जहां हमने सिंपल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी पाया था 52.36%, और बॉडी सेंटर्ड के लिए हमारा 68% और फेस सेंटर्ड के लिए 74%। पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन वो इस तरह किए थे। साथ ही हमने बताया था डेंसिटी, किसी भी यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डेंसिटी के लिए हमारे पास एक रिलेशन था Z इंटू एम बाई AQ इंटू 10⁻30 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये रिलेशन कैसे आया था? आप उस वीडियो पर जाकर इस रिलेशन को दोबारा चाहो तो देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे ड्राइव किया था। Z क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। M क्या है? एटम है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास। A क्या है? हमारा एज लेंथ, और 10⁻30 क्यों लिया गया है? जब एज लेंथ हमारा पिकोमीटर में हो, और ये N है हमारा एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो ये हम इस रिलेशन से डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स हम आपको बताए थे, और कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे जो आप लोग बनाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियस रेशियो, इसके बाद हमने चर्चा किया था रेडियस रेशियो पर कि हर एक आयनिक क्रिस्टल का रेडियस रेशियो होता है, यानी कि द साइज ऑफ द कैटायन टू द साइज ऑफ द एनायन, मतलब कैटायन का साइज और एनायन के साइज के रेशियो को कहते हैं रेडियस रेशियो। तो किसी आयनिक क्रिस्टल के रेडियस रेशियो से क्या जान सकते हैं? तो किसी आयनिक क्रिस्टल के रेडियस रेशियो से जान सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। आपको याद होगा, ये हम एक टेबुलेशन में दिखाए थे कि जब ये रेंज आपको याद रह जाए तो आप उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, और उसका शेप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था 0.155 से लेस हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, उस कंडीशन में उसका शेप लीनियर होगा। यदि ये रेंज ऐसा हो तो उसका कोऑर्डिनेट 3 होगा, और ये ट्राइगोनल प्लेनर में होगा। 0.225 से 0.414 हो तो 4 होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होगा। 0.414 से 0.732 हो तो उससे कोऑर्डिनेशन 6 होगा, और उसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा। 0.732 से लेकर 1 तक का हो तो उसकी कोऑर्डिनेशन 8 होगा, और वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा कंप्लीट रेडियस रेशियो। चलिए अब हम लोग बात किए थे इसके बाद डिफेक्ट पर, क्रिस्टल डिफेक्ट पर। आपको याद होगा क्रिस्टल ने बताया था कि हमारी दुनिया में जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जितने भी सॉलिड्स है, वो 100% आइडियल क्रिस्टल नहीं है। उसमें कुछ ना उसके इरेगुलरिटी होती है, डिलोकेशन होता है, किसके? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। इसी को कहते हैं हम लोग डिफेक्ट इन सॉलिड। आपको याद होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हमने डिस्क्राइब किया था। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? जब उसकी इरेगुलरिटी या डेविएशन हो किसका? आइडियल अरेंजमेंट का। किसका? पॉइंट का आइडियल अरेंजमेंट, जब वो डेविएट कर जाए, है ना, या वो अपना लोकेशन छोड़ दे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। क्योंकि इस डिफेक्ट का एराइज होने के कारण उसका पॉइंट है। पॉइंट मतलब
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। पॉइंट डिफेक्ट में बताया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हमने एक एक डिफेक्ट पर चर्चा किया, जिसमें सबसे पहले बताया स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। आपको अच्छी तरह याद होगा स्टूडेंट, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? एक ऐसा क्रिस्टल डिफेक्ट जिसमें स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब ना हो, यानी रिलेटिव नंबर ऑफ केटन और एनन का रेशियो चेंज ना हो, ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये नॉन आयनिक सॉलिड में 2 तरह के होते हैं, याद होगा 2 तरह के कौन कौन से? वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में आपको याद होगा स्टूडेंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना लोकेशन मिस कर जाता है और फिर वैकेंसी क्रिएट होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आपको याद होगा कि ये क्रिस्टल डिफेक्ट वैसा है जिसमें एक एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड पर क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। ओके, इंटरस्टिशियल साइड पर ऑक्यूपाई करता है, यानी मान लिया लेटेस्ट साइड का इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, जिसके कारण उसके डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होता है स्टूडेंट किसमें होता है? नॉन आयनिक सॉलिड में। लेकिन आयनिक सॉलिड ने बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट ऐसे हैं जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के 2 प्रकार हैं और ये आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। फिर हमने बताया कि ये जो फ्रेंकल डिफेक्ट है, ये फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है? तो हमने कहा था फ्रेंकल डिफेक्ट उस क्रिस्टल डिफेक्ट को कहते हैं जिसमें यूजुअली क्या होता है बताइए, बोलिए, केटायन मिस करता है, केटायन मिस कर जाता है और वैकेंसी क्रिएट होता है, जिसे हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। और इस डिफेक्ट के कारण हमारे क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाता है? बोलिए, डिस्टर्ब होता है क्या? नहीं, गलत हम बोलते हैं, गलत बोल रहे हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट में वैकेंसी क्रिएट तो होता है लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिस नहीं होता, वो इंटरस्टिशियल साइड पर क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। देखिए यहाँ पे केटायन जो है मिसिंग हुआ, लेकिन ये इंटरस्टिशियल साइड पर ऑक्यूपाई हुआ। इसी कारण से फ्रेंकल डिफेक्ट में किस तरह का कोई डेंसिटी में चेंजिंग नहीं होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट के बाद हमने कई सारे पॉइंट बताया कि ये दिस डिफेक्ट एक्टिवेटेड बाय द आयनिक सब्सटेंस ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयन। इसमें जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है, इसमें आयन का साइज का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, केटायन एनायन का साइज का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता है। केटायन छोटे होते हैं, एनायन बड़े होते हैं। और इसका स्मॉलर आयंस यानी कि केटायन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड। स्मॉलर आयंस जो हमारे होते हैं, केटायन अपना नॉर्मल साइड से क्या करता है? मिस करता है और इंटरस्टिशियल साइड पे शिफ्ट होता है, जिससे वो वैकेंसी क्रिएट होता है। एक तरह से कहा जाए तो ये वैकेंसी डिफेक्ट को क्रिएट करता है ना, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को भी एज ए न्यू लोकेशन में जाकर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। इट डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। इस डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई फर्क सॉलिड का नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट, और साथ ही हमने बताया था कुछ एग्जांपल, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, बोलिए, फ्रेंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? इसमें इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन अपना लोकेशन छोड़ता है, अपना लैटिस साइड से हट जाता है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। ठीक है, एनायन और केटायन इक्वल नंबर में मिस होता है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी घट जाता है। ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में केटायन एनायन इक्वल नंबर में मिसिंग होता है और ये एनायनिक और केटायनिक का साइज ऑलमोस्ट इसमें इक्वल होता है, इसमें साइज का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। और ये अल्कली मेटल हाइलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ऐसे सॉलिड में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या? डिक्रीजेस। इस डिफेक्ट के कारण सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। ओके स्टूडेंट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इसमें क्या बताया था हमने? पॉइंट डिफेक्ट का अगला प्रकार इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। हमने बताया था इम्प्यूरिटी डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें कोई फॉरेन एटम इंटरस्टिशियल साइड पर या लैटिस साइड पर ऑक्यूपाइज करे, ऐसा डिफेक्ट कहलाता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। जैसे ये देखिए फॉरेन एटम, ठीक है, ये हमारा फॉरेन एटम जो हमारा लैटिस साइड पर या इंटरस्टिशियल साइड पर शिफ्ट हो गया, तो ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। Crystallization molten NaCl with little amount of strontium chloride dissolved in strontium 2 plus occupies some of the site of sodium ion। ठीक है, देखिए तुमको डिटेल में, इस स्ट्रोंटियम प्लस आयन 2 प्लस आयन रिप्लेसेस 2 सोडियम आयन। आपको याद होगा एक लार्ज वैलेंसी वाला केटायन जो है रिप्लेस करता है लेस वैलेंसी वाले एटम को और वो ऑक्यूपाइज कर जाता है। वो ऑक्यूपाइज तो कर जाता है, साथ ही एक बोलिए वैकेंसी भी क्रिएट करता है, यानी हर एक स्ट्रोंटियम आयन 2 एटम को क्या करता है? 2 आयन को क्या करता है? रिप्लेस करता है, जिसमें एक स्ट्रोंटियम ऑक्यूपाइज करता है और एक वैकेंसी क्रिएट होता है। इट ऑक्यूपाइज द साइड ऑफ वन आयन एंड द अदर साइड रिमेन वैकेंट। The cationic vacancies thereby produce are equal number to that of strontium ion। हमने बताया था कि cation vacancies जस्ट उतना ही होता है जितना हमारा स्ट्रोंटियम आयन को हम वहां पर ऐड करते हैं। ठीक है,
तो ये था स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। साथ ही हमने बताया था नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हमने क्या बताया था कि जब इसकी स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब हो जाए, जब ऐसा क्रिस्टल डिफेक्ट हो जिसमें स्टोइकोमेट्री बोलिए इसका चेंज हो जाए, उसके फॉर्मूला आइडियल फॉर्मूला चेंज हो जाए, उसके रिलेटिव नंबर ऑफ कैटायन और एनोन का रेशियो डिफरेंट हो जाए, ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। हमने कहा था ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक दो तरह के होते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस क्या बताया था, जब मेटल आयन की संख्या बहुत ज्यादा हो, और मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है, जब मेटल आयन की संख्या कम हो। किससे? नेगेटिव आयन से। जब ये पॉजिटिव आयन की संख्या बोलिए क्या हो, ज्यादा हो नेगेटिव आयन से, और ये जब बोलिए पॉजिटिव आयन यानी कैटायन यानी मेटल आयन क्या हो, कम हो। किससे? नेगेटिव आयन से। आपको याद होगा ये डिफेक्ट हमने चर्चा किया था कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कितने तरह से होता है और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कितने तरह से होता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में फिर से बात करते हैं। एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी है ना, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अल्कली हाइलाइट लाइक सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में इस तरह के डिफेक्ट देखने को मिलता है। हिट NaCl इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, जब सोडियम वेपर पर हम जब NaCl के क्रिस्टल को हिट करते हैं तो क्या होता है बताइए, डिपोजिशन होता है सोडियम एटम का ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उसके लैटिस साइड पर, सोडियम आयन लूज कर जाता है। ओके स्टूडेंट, जिसे कहते हैं एब्सेंट जो कलर रिस्पॉन्सिबल है। और एक्स्ट्रा कैटायन का भी इंटरक्रिस्टल साइड होने पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिलता है। हिटिंग जोन जिंक ऑक्साइड दैट एग्जिस्ट व्हाइट कलर एट रूम टेम्परेचर लॉसेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। आपको याद होगा मेटल डिफेक्ट एक ऐसा क्रिस्टल डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक ऐसा क्रिस्टल डिफेक्ट है जो कलर चेंज कर देता है। जैसे आप देखिए जिंक ऑक्साइड जो था वो व्हाइट से कैसा हो गया, येलो कलर हो गया। तो इसके हम लोग डिटेल किए थे। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या हमने बताया था कि मैनी सॉलिड प्रोसेस लेस अमाउंट ऑफ द मेटल एज कंपेयर टू स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन। स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में जब मेटल का अमाउंट क्या हो, कम हो। ओके, तो ऐसा क्रिस्टल डिफेक्ट क्या कहलाता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये सब डिस्क्रिप्शन आपको हम समझा रखे हैं। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कंप्लीट, क्रिस्टल डिफेक्ट में हमने सारा टॉपिक को हम रिवाइज करवा दिया। ठीक है, यदि आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तब हम लोग आते हैं सॉलिड के अगले रिवीजन में जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमने दो प्रॉपर्टी पर चर्चा किया था, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में बताया था कि जितनी भी सॉलिड सब्सटेंस है कंडक्टिविटी रेंज के आधार पर, किसके आधार पर, कंडक्टिविटी रेंज के आधार पर तीन तरह के होते हैं। वो तीन तरह के कौन कौन से बताइए, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। अच्छी तरह याद होगा, कंडक्टर एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी सबसे कम होता है, और सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बोलिए इंटरमीडिएट बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। देख सकते हैं ये आपको हम समझा चुके हैं। लेकिन इस कंडक्शन का होना न होना, मतलब ज्यादा कंडक्टिविटी शो करना न होना, इसके पीछे क्या कारण है आपको याद होगा, एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी में दो बॉन्ड पर चर्चा किया था, दो बैंड पर, एक वैलेंस बैंड पर चर्चा किया था और एक कंडक्शन बैंड पर चर्चा किया, जिसमें बताया था वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज रहता है और कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज नहीं करता नॉर्मल कंडीशन पर। बैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जब जाता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो हमने बताया था कंडक्टर में जो होते हैं मेटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे काफी नजदीक होते हैं, ओवरलैप करता है वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड, इसलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन इजिली ऑक्यूपाई करता है, मतलब कहाँ पर इजिली जंप कर पाता है, कहाँ पर, कंडक्शन बॉन्ड में, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही अधिक होती है और ये गुड कंडक्टर्स होता है। ओके, नो एनर्जी गैप। और इसी तरह हम कंडक्टर की बात, इंसुलेटर की बात की, इंसुलेटर में ये गैप बहुत ज्यादा होता है, यानी इस गैप को हम कहते थे फोरबिडन एनर्जी गैप, जिसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप इजिली नहीं कर पाता, इसलिए यह इंसुलेटर कहलाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। सेमीकंडक्टर में ये जो गैप होता है वो थोड़ा कम होता है, जिसके कारण नॉर्मल कंडीशन पर यानी 0 केल्विन के बिलो पर ये इंसुलेटर का बिहेवियर शो करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर इसके इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से जम कर जाता है, कहाँ पर, कंडक्शन बॉन्ड में, और इस तरह ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सेमीकंडक्टर में थर्मल एनर्जी का कंडक्शन का कारण है, एब्सोल्यूट 0 पर इंसुलेटर होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन शो करता है। आपको याद होगा हमने बताया था सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जब उसमें किसी तरह का कोई डॉपिंग ना हो, किसी तरह का अदर मटेरियल ना हो, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं अनडॉप्ड सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जब वो प्योर फॉर्म में हो, जिसमें कोई फॉरेन एटम इसमें ऐड न किया जाए।
ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब वो कंडक्टर को कहेंगे जब उसकी कंडक्टिविटी काफी कम हो, तो कंडक्टिविटी को राइज करने के लिए हम उसमें कुछ सुटेबल इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं, जिसके कारण कंडक्टिविटी क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, डॉपिंग करके। क्या करके? डॉपिंग करके। आपको याद होगा डॉपिंग में बताया था कि द कंडक्टिविटी मैटर इज इंक्रीज बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्यूरिटी। एक सुटेबल इम्प्यूरिटी का एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में जब एड करते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो यह मेथड कहलाता है क्या? डॉपिंग। इसी को कहते हैं डॉपिंग। ओके, अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा स्टूडेंट, ये दो तरह के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर अच्छी तरह आपको याद होगा। एन टाइप में क्या होता है? नेगेटिव टाइप। पी टाइप में होता है पॉजिटिव टाइप। आपको अच्छी तरह याद होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस तरह की इम्प्यूरिटी एड करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी एड करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन में फॉस्फोरस एड कर दिए, आर्सेनिक एड कर दिए। और पी टाइप में क्या बताया थे? पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर में बढ़िया 14 ग्रुप एलिमेंट में 13 ग्रुप एलिमेंट ऐड कर दिया जाए, इसमें एक होल क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? होल। और इसी होल में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज बिहेवियर। और ये होल हमेशा एक जगह से दूसरे जगह में इलेक्ट्रॉन के फिल होने के कारण क्या होता है? डिस्प्लेस करता है। ये हमने समझाया था लास्ट टाइम में। तो पी टाइप में मेजोरिटी के लिए होल होते हैं और मिनोरिटी के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप में जस्ट अपोजिट, फ्री इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मिनोरिटी। किसमें? इलेक्ट्रॉन्स होता है मेजोरिटी और होल्स होता है मिनोरिटी। किसमें? एन टाइप में। और पी टाइप में होल्स होते हैं मेजोरिटी और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मिनोरिटी कैरियर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमने आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझाया था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बताया था कि हर सॉलिड का अपना मैग्नेटिक बिहेवियर होता है जो एक अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करता है। कहां पर? किसी मैग्नेटिक फील्ड में। और इसमें बताया था कि उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के पीछे कारण है उस सब्सटेंस के एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए। और इसके लिए हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन, मोशन। इलेक्ट्रॉन का मोशन 2 बताया था, एक स्पिन एंगुलर मोशन और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोशन। स्पिन एंगुलर मोशन और ऑर्बिटल एंगुलर मोशन में मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, जिसके कारण वो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है, जिसका एक्सप्रेशन यूनिट होता है एम्पीयर मीटर स्क्वायर। और 1 बोर मैग्नेटिक की वैल्यू 9.27 × 10⁻24। इससे पता चलता है कि हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस में जो एटम की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो काफी कम होता है। हमने इस आधार पर कहा था कि मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट होने के कारण उसके कई प्रकार हैं, एज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। हमने एक एक के बारे में बताया। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो वीकली रिपल होता है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। दिस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट बाय सब्सटेंस विद ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पेयर फॉर्म में होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता। दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड। जब इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे अपोजिट टू डायरेक्शन, आपने देखा था कि ये स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिपल कर जाता था, याद कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं क्या? डायमैग्नेटिक, जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल आउट हो जाता है। ओके, इसीलिए उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है? लूज होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल वाटर, NaCl, बेंजीन एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर वीकली अट्रैक्ट होता है और इसका कारण इसमें एक या एक से अधिक के अनपेयर इलेक्ट्रॉन का होना। तो मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन शो करता है इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण। ओके, और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ये सेम डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन पर ये मैग्नेटाइज होता है। कौन? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा देते हो। ऑक्सीजन, कॉपर आयन, फेरस Fe3+ आयन, क्रोमियम 3+ आयन, दीज आर एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपको याद होगा कि ये सब्सटेंस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटाइजेशन को शो करता है। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होता है तो हमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेना पड़ता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड पर सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है ना। और इसे परमानेंट मैग्नेट इससे हम लोग बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट मतलब इसे जल्दी डिमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लार्ज मैग्नेटिज्म इन द सब्सटेंस ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सेम डायरेक्शन। इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है, मतलब यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉक है तो सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉक में होंगे। आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बताए थे। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसे इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, है ना। इक्वल नंबर का मतलब हुआ जितने क्लॉकवाइज उतने एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसके मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
मैग्नीज ऑक्साइड, these are examples of antiferromagnetic substance. और एक हमारा फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस. फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? तो फेरीमैग्नेटिक इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन इन द सब्सटेंस आर अलाइंड इन पैरेलल और एंटी पैरेलल कंडीशन अनइक्वल नंबर. मतलब उसके जो डोमेन जो होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन के जो अनपेयरिंग जो होता है, या जो इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज जो एंटी क्लॉकवाइज जो ओरिएंट करता है, वो अनइक्वल नंबर्स में होते हैं. इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लेकिन फेरो से कम होगा. ठीक है. दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. कम होने का ये मैग्नेटिक फील्ड पर वीकली अट्रैक्ट करता है कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे Fe3O4 एज ए मैग्नेटाइट, फेराइट. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. और हमने कहा था कि ये अपना मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लूज कर जाता है यदि आप उसको हिट करते हो, और हिट करने पे ये फेरीमैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिज्म में चेंज हो जाता है. तो दीज आर सब्सटेंसेस आर फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो ये था हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस. ओके स्टूडेंट, तो यहां तक हम लोग इस चैप्टर को पढ़े थे. इतनी सारे टॉपिक को हमने डिटेल किया था. रिवीजन क्लास है तो हम इसको तो ज्यादा स्लो मोशन में ले नहीं जा सकते. बस हम आपको एक बार याद दिलाना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग किस किस टॉपिक पर चर्चा की. ओके, चलिए तो अब आप लोग रेडी हो जाइए क्या देने के लिए? एक टेस्ट देने के लिए. ये टेस्ट से आप ये जान पाओगे कि इस चैप्टर को हमने कैसा लर्न किया. चाहे तो ये टेस्ट आप पॉज करके बाद में भी दे सकते हैं, देख सकते हैं, दे सकते हैं, और या तो फिर आप तैयार हो तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को. तो जस्ट टेक योर कॉन्सेप्ट बाय अटेम्प्ट दिस टेस्ट. आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपनी कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं. क्या करना है? जरा इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए. इसका इंस्ट्रक्शन है कि ये चैप्टर में हमने इस टेस्ट में टोटल मार्क्स 70 रखा है, और इसका टाइमिंग हमने रखा है 45 मिनट, यानी 45 मिनट में आपको ये टेस्ट को कंप्लीट करना है. 45 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए. 45 मिनट, इससे लेस हो चलेगा. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है, और प्रत्येक क्वेश्चन में हमारा मार्क्स जो आपको मिलेगा +2 मार्क्स मिलेगा, यानी 2 मार्क्स, यानी 35 टू 70 मार्क्स. ओके, रेडी हैं? तो चलिए रिलैक्स होकर अपनी जगह पे लेके कॉपी पेन रख के तैयार हो जाइए. और हम एक एक पेज को डिस्प्ले कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्प्ले कर रहे हैं, और आप अपने इस वीडियो को पॉज करते हुए आप इस टेस्ट को आसानी से दे सकते हैं. चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर इस पेज में आप देख रहे हैं 1 से 5 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को पॉज करके आप ये काम कर सकते हैं. ये हमारा पहला पेज, ये हमारा सेकेंड पेज जो 6 से लेकर 10 तक है. 6 क्वेश्चन नंबर से लेकर 10 क्वेश्चन नंबर तक वीडियो को पॉज करते हुए ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं. वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा. 11 से लेकर 15 तक के लिए ये क्वेश्चन हमारा है. ओके, नेक्स्ट 16 टू लेकर 20 तक का क्वेश्चन. नेक्स्ट 21 टू 25, 21 टू जस्ट है ना. ठीक है, दिस द बिलोंग, दिस वर्ड इज बिलोंग. ऑप्शन ए, यहां पर ए छूट गया स्टूडेंट, आप खुद से लिख लीजिएगा. ए ऑप्शन एज ए 6. ओके, नाउ 25 टू 30 क्वेश्चन, सॉरी 26 टू 30 क्वेश्चन. वीडियो को पॉज करते हुए इस टेस्ट को आपको देना है. एट लास्ट स्लाइड 31 टू 35. व्हाट टाइप? दिस इज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन इज अकर. ओके, तो इस टेस्ट को देने के बाद, ठीक है, चलिए 45 मिनट के अंदर आपको ये आंसर्स आपके हो जाना चाहिए कंप्लीट. ठीक है, ऐसे 45 मिनट क्वेश्चन टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त होगा. उम्मीद है हम आपसे इतना तो कर ही सकते हैं. चलिए, तो ये सारे टेस्ट को दे लीजिए. आप चाहो तो अभी का भी दे सकते हैं वीडियो मिलते ही, लेकिन तो आप पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करके भी, पूरे वीडियोस को दोबारा देखकर भी, दोबारा पढ़ के भी, अच्छा से तैयार होकर भी आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगले वीडियोस में हम इसका आंसर आपको भेजेंगे ताकि आप चेक कर पाओ कि आपने कितना सही और कितना गलत किया, जिससे आप ये जान सको कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है. इसलिए हमने नाम दिया है चेक योर कॉन्सेप्ट. जस्ट चेक योर कॉन्सेप्ट. अपना कॉन्सेप्ट को इस टेस्ट के द्वारा चेक करो कि आप इस चैप्टर को कितना लर्न किए हैं. ओके स्टूडेंट, चलिए बेस्ट ऑफ लक इस टेस्ट के लिए आप लोगों को. और हम अगले क्लास में जो लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, उसका नाम है सॉल्यूशन. अगले क्लास में हम लोग किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे? सॉल्यूशन के बारे में. फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन. उम्मीद है हम लोग खूब एंजॉय करेंगे, खूब अच्छा से पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, चलो सभी को थैंक यू. स्टे होम, सेव लाइफ.